नमस्कार प्रिय साथियों, आज करेंगे वर्णमाला में आगे नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए, वर्णमाला में हम स्वर, व्यंजन और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं यौगिक व्यंजन। यौगिक व्यंजन, देखिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं वैसे तो। पर अगर एक तरीके से देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो यौगिक व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले यौगिक व्यंजन। छ, त्रय, गे और श्रय, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी। आज दोनों का अलग अलग देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। छ जो बनता है हमारा के प्लस से से, त्रय तय प्लस रे से, जय प्लस यहाँ से और से प्लस रे से। तो क्षत्रिय कै प्लस से, त्रय तय प्लस रे, गे जय प्लस यहाँ और श्रेय से प्लस रे। अगर इनका क्रम की बात हम करते हैं तो सबसे पहले क्षत्रिय, ज्ञानी, त्रिशूल और श्रेय आता है। चलिए, कभी कभी हमने पीछे पढ़ा था जिसे मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन, तो इसे संयुक्त व्यंजन ना कह के हम वास्तव में जो ये होते हैं यौगिक व्यंजन होते हैं, और इसे हम इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कै प्लस से प्लस ए, तय प्लस रे प्लस ए, जय प्लस इया प्लस ए और से प्लस ये आधार है प्लस ए, ये चारों इस टाइप से भी लिखे जाते हैं। वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से इन्हें यौगिक व्यंजन कहा जाता है, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन मान के पढ़ लेते हैं। ये वास्तव में यौगिक व्यंजन होते हैं, ना कि संयुक्त व्यंजन। मैंने पीछे बता दिया है आपको कि ये संयुक्त व्यंजन भी बहुत सारी किताबों में दिया गया कि संयुक्त व्यंजन है। चलिए, अगर इसे देखा जाए तो वास्तव में ये यौगिक व्यंजन होते हैं जो इस टाइप से होते हैं। जैसे हम इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। इनका प्रयोग संस्कृत में होता है, अर्थात इनसे बनने वाले शब्द संस्कृत के होते हैं। तो अगर किसी शब्द में आपको छ, त्रय, गे, श्रेय का श्रेय मिलता है तो वो सभी शब्द किसके होंगे? संस्कृत के। और इसे संस्कृत के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो इनका प्रयोग या चार के चार यौगिक व्यंजनों का प्रयोग संस्कृत में होता है और उसे हम क्या कह सकते हैं? तत्सम शब्द। जैसे हम कुछ शब्द देखते हैं, मोक्ष, क्षत्रिय, मोक्ष, क्षत्रिय, ज्ञानी, त्रिशंकु, ये सारे शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे छ, त्रय, गे और फिर त्रय आया, तो ये सारे शब्द संस्कृत के होते हैं और तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, देखिए द्वित व्यंजन क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वित व्यंजन क्या है। एक व्यंजन अगर दो बार आए, एक व्यंजन दो बार आए
एक व्यंजन दो बार अगर आए तो क्या कहलाएगा? द्वित व्यंजन कहलाता है। अब देखते हैं कैसे ये द्वित कहलाता है। क्या दोनों पूरे व्यंजन होते हैं इसमें? नहीं, एक व्यंजन आधा, आधा व्यंजन प्लस पूरा व्यंजन। जैसे हम सब देखते हैं दिल्ली, तो इसमें जो ये आधा लय और पूरा लय है क्या है? द्वित कहलाएगा। अन्न, ये आधा न और न क्या कहलाएगा? द्वित व्यंजन कहलाएगा, द्वित व्यंजन कहलाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो वास्तव में संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों का आपस में जुड़ना संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो व्यंजनों का आपस में जुड़ना अगर हम दो व्यंजनों को जोड़ें, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ें तो कैसे व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो आज हम कर रहे हैं ये सीखना वर्णमाला के अंतर्गत काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आगे हम वर्तनी पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। तो वर्तनी शुद्धि में ये काफ़ी पूछी जाती हैं और सहायक भी होती हैं। और इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग वर्तनी शुद्धि के साथ साथ वर्णमाला में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। आगे बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो पहले कोई व्यंजन हो और व्यंजन और स्वर जुड़ा हो, व्यंजन और स्वर जुड़ा हो, या फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद फिर कोई और व्यंजन जुड़ा हो। दोनों ही कंडीशन में संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन प्लस स्वर हो या व्यंजन प्लस व्यंजन हो, दोनों ही क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। पहले इस वाली कंडीशन को देखते हैं। जैसे हम व्यंजन लेते हैं कै में स्वर लेते हैं ई। अगर इसे देखें तो कै ई, जबकि ये नहीं होता, ये मिलकर क्या बनता है? की। क्या होता है? की। क्या मिलता है इसमें? क्या बनता है ये? की। अर्थात हम यहां से क्या सीख रहे हैं? जो स्वर है उसका जो प्रतिनिधित्व है स्वर प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। तो क्या बना? कै प्लस ई, कई नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा? की। अर्थात जो ये ई है स्वर, स्वर प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जैसे और देखते, जैसे रे एक व्यंजन है, ऊ स्वर है और ये मिलकर बनेगा रू, इस टाइप से। ऐसे ही अगर रे के साथ ये वाला ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, तो हमारा बनता है रू, घुंडी। इसमें घुंडी होती है, इसमें नहीं होती है, यही अंतर होता है। तो स्वर प्लस व्यंजन का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जो इस प्रकार से होता है। जैसे की देखा हमने, रे रू ये देखे। आते हैं नेक्स्ट इस वाले उसमें, और इसे भी देखते हैं। इसमें क्या जुड़ता है? व्यंजन प्लस व्यंजन। एक व्यंजन पूरा हो सकता है इसमें और एक व्यंजन आधा हो सकता है। एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन आधा हो सकता है। चलिए तो उसे ही हम पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि व्यंजन, इसमें क्या हो सकता है? एक पूरा व्यंजन और एक आधा व्यंजन। एक पूरा और एक आधा व्यंजन, ये दोनों जुड़ते हैं तब बनता है ये संयुक्त व्यंजन। चलिए इसकी भी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं, इसे ही देखते हैं। देखिए वर्णमाला के अंतर्गत 33 व्यंजन का उच्चारण होता है। 33 व्यंजन का उच्चारण होता है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि व्यंजन हमारे यहाँ उच्चारण के आधार पर 33 होते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान से कुछ देखना है। 33 व्यंजनों में सबसे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं कै एक व्यंजन है,
ये ऊपर वाला जो सिरा होता है कै पे, ये जो है ये जो होता है इसे कहते हैं हम सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या कहते हैं इसे? सिरोरेखा। और ये वाली जो लाइन होती है ये, इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई। तो देखिए व्यंजन में जो ऊपर आता है, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है सिरोरेखा, और ये कहलाती है खड़ी पाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे संयुक्त व्यंजन बनता है, उस चीज को हम देखेंगे। तो ऊपर वाली लाइन कहलाती है सिरोरेखा और ये वाली लाइन कहलाती है हमारी खड़ी पाई। खड़ी पाई। चलिए देखिए 33 में से 22 व्यंजन का आधा किस प्रकार बनता है? आधा अक्षर कैसे बनाते हैं हम? 33 में से 22 व्यंजनों का आधा अक्षर किस प्रकार बनता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए 33 में से जो 22 होते हैं, 33 में से जो 22 व्यंजन होते हैं उसमें खड़ी पाई होती है। क्या होती है? खड़ी पाई होती है। 33 में से 22 व्यंजनों में खड़ी पाई होती है। और उन 22 व्यंजनों में क्या करते हैं? इन 22 व्यंजनों में ये किसके उससे बने होते हैं? खड़ी पाई। इनमें खड़ी पाई होती है और खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई को हटाकर आधा व्यंजन बनाते हैं। खड़ी पाई को हटाकर आधा व्यंजन बनाते हैं। चलिए आइए सीखते हैं एक बार फिर थोड़ा सा इसे संक्षिप्त में। तैंतीस व्यंजन, ये सिरोरेखा, ये खड़ी पाई। 22 व्यंजन, 22 व्यंजन में खड़ी पाई को हटाकर आधा व्यंजन बनाते हैं। तो 22 व्यंजनों में बनाते हैं। देखते हैं जैसे हमारे पास है गे का अगर हमें आधा बनाना है तो खड़ी पाई हटा देंगे। ये वाली खड़ी पाई हटा दो, आधा गे बन जाता है। ऐसी जैसे खे की बात करते तो इसका आधा व्यंजन बनाना है तो क्या ये वाली खड़ी पाई हट जाएगी, तो क्या बचेगा? जैसे घ की बात करते तो ये खड़ी पाई हटा देंगे, क्या बन जाता है? घ। इस टाइप से 22 व्यंजनों का हम आधा व्यंजन बना सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। 22 के बाद 2 व्यंजन हमारे पास होते हैं, कै और फै। कै और फै जो खड़ी पाई से आगे होते हैं, जो खड़ी पाई से आगे होते हैं, और इनका आधा अगर हमें करना है तो जितना भाग खड़ी पाई से आगे है उसका आधा भाग हटा देते हैं। तो जैसे कै है, इसका अगर हमें आधा बनाना है तो क्या करेंगे? ये आधा वाला भाग खड़ी पाई से आगे, देखिए खड़ी पाई से पूरा भाग यहाँ तक था तो इसे आधा हटा देंगे। ऐसे ही इसका फै का हटा देंगे तो क्या बनेगा? ये फै बन जाता है। ये आधा कै और आधा फै बन जाता है। इसके बाद आते 22 और 2 कितने हो गए? 24। कितने बचे? 9। 9 में से 8 हमारे होते हैं गोल वर्ण। 8 को गोल वर्ण कहा जाता है। 8 को हम क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। चलिए तो इन्हें भी पढ़ेंगे। पहले अब हम इन्हें देखते हैं। जैसे ये है, और इसमें देखते हैं जैसे ज्वाला। तो आधा जय और वै, यहां पे आधा जय और वै, ज्वाला। इस टाइप से हम आधा व्यंजन जय को बना लेते हैं, क्योंकि जय की अगर हम बात करें तो पूरा जय ये होता है, और जब इसका आधा बनाते तो क्या हटा देते? खड़ी पाई हटा देते। तो आधा जय और वै, तो क्या बना यहाँ? ज्वाला। तो ये खड़ी पाई वाले तो इस टाइप से बना लेते हैं। अगर हमारे ये होते खड़ी पाई से जो आगे होते उसका आधा हिस्सा हटा के इन दोनों का भी आधा बना लिया जाता है। आगे हमारी बात आती है जो 8 हमारे गोल वर्ण होते हैं उनकी और एक और बचता है उसकी भी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। 22 और 2 24 और 9 33। 33 में से पहले 8 गोल वर्ण पढ़ते हैं। 8 गोल वर्ण कौन से होते हैं?
8 गोल वर्ण कौन से होते हैं? देखिए, टे पूरा वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, दे, धे, है और रे। 9 ये बचे हमारे पास, पर 9 में से 8 हमारे ये गोल वर्ण कहलाते हैं। इन्हें गोल वर्ण क्यों कहते हैं? देखिए, जब टे को बनाते हैं तो पेन हमारा गोल बनता है, गोल घूमता है। ठे को बनाते तो भी गोल घूमता है। डे को बनाते तो गोल घूमता है इस टाइप से। ढे बनता है तो बनाते समय गोल घुमाना होता है। ऐसे ही दे, ऐसे ही धे और है में भी गोल। इसलिए इन 8 को हम क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। इन गोल वर्ण का अगर आधा बनाना हो, इन गोल वर्ण का हमें आधा बनाना हो तो क्या करते हैं? इनका आधा करने के लिए, आधा व्यंजन बनाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे हम शब्द लिखते हैं पट्टा, पे, टे, टा, तो टे का आधा वर्ण बनाया तो हलंत लगेगा। ये वर्तनी में ध्यान से देखना है कि किसके नीचे हलंत लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हलंत किसके नीचे लगता है? तो टे के नीचे हलंत आया। तो पट्टा, इसे ऐसे ना लिख के, आजकल इस टाइप से भी लिखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, एक नया शब्द लेते हैं अड्डा, इसे ऐसे ना लिख के तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये गोल वर्ण के, तो गोल वर्ण अगर हमारे आते हैं तो उसके नीचे हम हलंत लगा के आधा व्यंजन बना सकते हैं। आधा व्यंजन बनाया जा सकता है। अब हमारा बचता है 24 और 8 कितने हो गए? 32। देखिए, 22 व्यंजन थे जिसमें खड़ी पाई को हटा के हम आधा बनाते हैं। 2 हमारे व्यंजन कै और फै ऐसे थे जिसका खड़ी पाई से आगे का जो पार्ट होता है उसे आधा हटा देते तो आधा बन जाता है। और 8 ये गोल वर्ण होते हैं, इनके नीचे हम हलंत लगा के इसका आधा व्यंजन बना लेते हैं। अब एक बचता है रे। रे को अगर हम देखें तो रे के कई सारे रूप हमें दिखाई देते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत कई सारे रूप हमें दिखाई देंगे। तो आइए चलिए रे के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। तो रे की बात करें तो रे 4 प्रकार से हमें दिखाई देगा। 4 प्रकार, रे के 4 प्रकार दिखाई देते हैं। एक तो रे ये होता है जो व्यंजन के रूप में हमें दिखाई देता है, अंत्यस्थ व्यंजन में आता है, और ये स्वर सहित होता है। स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। रे प्लस ए, रे प्लस ए। देखिए, पीछे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार UPSSC में भी पूछा गया है। क्रम बताने के लिए या क्रम से लगाने के लिए शब्दकोश के या साहित्य कोश के अनुसार किस प्रकार से हम क्रम में, शब्दों को क्रम में लगाते हैं, तो उसके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है इसमें। तो हम रे को पढ़ रहे हैं। रे स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है पहला रूप तो इसका, अर्थात अगर ये शब्द में रे मिले तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या रे प्लस ए में टूटेगा हमारे साथ, इसके साथ ए स्वर होता है। सेकंड रूप इसका हम देखते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, अगर खड़ी पाई वाले में रे लगाना है, खड़ी पाई वाले वर्ण में हमें रे लगाना है तो इस टाइप से रे लगाते हैं। खड़ी पाई में, खड़ी पाई में इस टाइप से रे लगाते हैं। और जैसे हम बात करते हैं, और ये भी स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम शब्द लेते हैं क्रम, क्रम। अब देखना, थोड़ा सा यहां समझते हैं। अगर हम क्रम शब्द लेते हैं और क्रम को हमसे कहे कि उक्त अक्षर को लिखना है, इसकी वर्तनी तोड़नी है, वर्तनी इसकी एक एक वर्तनी तोड़नी है, तो लिखें एक एक वर्तनी में के। देखिए, उच्चारण करते हैं के, रे, में, क्रम, इस टाइप से। इसे हम एक एक उसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका उच्चारण है? के का। तो के प्लस ए, रे, तो यहां ये स्वर सहित है। स्वर सहित मतलब रे प्लस ए और प्लस में प्लस ए होगा। तो देखिए, इसे इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर इसे हमने शब्दकोश के अनुसार इसे तोड़ा है, इसकी वर्तनी को तोड़ दिया है, तो क्या बना? के, ए, रे, ए, में, ए, क्रम।
देखिए कभी कभी यहां से हमसे पूछ सकता है कि उक्त में कितने वर्ण, वर्णों की संख्या पूछी जा सकती है, वर्णों की संख्या पूछी जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्ण नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, क्योंकि अगर अंत में हमारा ए आता है, शब्द के अंत में ए आता है, तो ए को हम छोड़ते हैं, तो इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने होंगे 5, कितने होंगे 5। चलिए जैसे इसमें मात्राएं गिने तो कै और रे की तो 2 मात्राएं होंगी और 1 मात्रा मैं की होगी, तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी 3, जबकि वर्णों की संख्या कितनी है इसमें 5। चलिए कुछ और देखते हैं इससे आगे। तो खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें रे इस टाइप से लगता है और स्वर सहित लगता है। जैसे हम देखते हैं प्रमाण, भ्रम, भ्रम, ग्रह, तो इस टाइप से रे लगता है। तीसरी बात पे आते हैं, गोल वर्णों में, गोल, चलिए इसे ऊपर ही लेते हैं, गोल वर्णों में रे किस टाइप से लगता है। तो गोल वर्णों में रे जब लगता है तो उसे देखते हैं सबसे पहले। तो गोल वर्ण में रे, देखिए गोल वर्ण हमारा टे है, गोल वर्ण हमारा टे। अब टे में अगर रे लगेगा, गोल वर्णों में रे कैसे जुड़ता है, तो गोल वर्णों में रे इस टाइप से जुड़ता है। जैसे ट्रक शब्द है, ट्रक शब्द है, जैसे ट्रस्ट शब्द है, ट्रस्ट शब्द है, जैसे ड्रेस शब्द है, ड्रेस। अब चलिए थोड़ा सा इसमें इसे भी देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रक लिखा टे, एक ये है और एक ये है। देखिए ये वाला जो है ये हलंत है, ये वाला हलंत है और ये वाला रे है, ये रे के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, रे के लिए आता है। ये रे होगा और ये वाला ये जो है रेखा, ये किसको डिनोट करती है, किसको दिखाती है, हलंत को दिखाती है। तो गोल वर्ण में हम हमेशा रे इस टाइप से लगता है गोल वर्ण के साथ। और चौथा प्रकार इसका आता है जिसे हम रेफ कहते हैं, चौथे प्रकार पे आते हैं। तो ये हलंत को शो करता है इसमें और ये रे को दिखाता है। और ये भी स्वर सहित होता है। गोल वर्ण में भी किसके साथ होता है रे, गोल वर्ण में भी स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। और इसका अगर उच्चारण की बात करें तो टे के बाद उच्चारण होगा, टे के बाद उच्चारण, टे के बाद उच्चारण होता है। जैसे ट्रक, टे रे के, रे का जो उच्चारण होगा गोल वर्ण में जो रे लगा होता है इस रूप में, इसका जो उच्चारण होगा वो टे के बाद ल होगा, टे के बाद होता है। चलिए चौथा रूप हम इसका देखते हैं और चौथे रूप को हम थोड़ा सा समझेंगे। जो रेफ होता है, जो चौथा प्रकार है रेफ, ये इस टाइप का होता है। देखिए एक बात समझिए, अगर रे शिरोरेखा से के ऊपर लगा है तो हमेशा आधा होगा, हमेशा आधा होगा, अर्थात स्वर रहित होगा, रे के साथ ए नहीं होगा, ये आधा रे होता है। और अगर शिरोरेखा से नीचे कहीं भी रे हो तो वो क्या होगा, स्वर सहित होगा। कहाँ क्या होगा, वो स्वर सहित होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर शिरोरेखा से ऊपर रे लगा हुआ है तो अर्ध होगा, आधा रे होगा, और शिरोरेखा के नीचे है तो वो पूरा रे होगा। स्वर सहित नीचे होता है और ऊपर अगर है तो वो स्वर रहित होता है। चलिए इसमें भी हम बात करते हैं। और इस रे का जो उच्चारण होता है, इस रे का उच्चारण उस ध्वनि से पहले होता है उससे पहले होता है जिससे यह लगा हो, जिससे पहले ये लगा हो उससे होता है। चलिए इसकी भी हम बात करते हैं। जैसे हम शब्द लिखते हैं आशीर्वाद, देखिए शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद की ये होती है, आशी और बै के बाद लगेगा। अब देखिए यहां अगर हम देख रहे हैं तो इसका उच्चारण का होगा आशीर रे यहां होगा, जहां लगा है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है। और ये रेफ होता है और ये होता है स्वर रहित। कैसा होता है, स्वर रहित होता है। कैसा होता है हमारा, ये स्वर रहित होता है। तो ये होता है स्वर रहित। तो ये रे जो आएगा वो वैसे पहले उच्चारण इसका किया जाता है।
चलिए जैसे अब और एक शब्द देख लेते हैं, स्वर्ग। स्वर्ग, तो देखिए रे का उच्चारण कहाँ है, से, वे, रे और गे। स्वर्ग, तो जिस पे लगा है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है और ये शिरोरेखा से ऊपर होता है। स्वर, स्वर क्या होता है, रहित, अर्थात जब इसे हम लिखते, तोड़ के लिखते हैं, एक एक उसमें लिखते हैं वर्ण में, तो इसके साथ ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और। देखिए मैंने बताया था पहले भी ये कि गुजराती में है ये शब्द, एक त्रय, एक अणय, इन्हों को ले लेते हैं। तो कभी कभी कुछ में ये इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको, इस टाइप से और इस टाइप से और इस टाइप से। देखिए दोनों ही रूप प्रचलित हैं, पर मान्य जो रूप है वो इन वर्णों का यही होगा, ये मान्य और सही रूप होता है। तो ये भी हम वर्तनी में थोड़ा ध्यान रख के करेंगे। और वर्णमाला में थोड़ा सा और एक चीज़ को नोट कर लेते हैं, दो महाप्राण व्यंजन कभी भी एक साथ नहीं आते। दो महाप्राण व्यंजन, दो महाप्राण व्यंजन, देखिए अल्प प्राण नहीं, दो अल्प प्राण आ सकते हैं, अल्प प्राण महाप्राण आ सकता है, पर दो महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं आते। संयुक्त अक्षर में संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत दो महाप्राण व्यंजनों को एक साथ नहीं रखा जाता। जैसे हम बात करते हैं रे, कै, खे, आ, रखा है, या फिर एक शब्द लेते हैं रे आधा खे, खा, रखा होगा या रखा होगा। अब इसकी बात करें तो ये गलत है, क्योंकि खे एक महाप्राण व्यंजन है और मैंने अभी कहा है दो महाप्राण व्यंजन एक साथ कभी नहीं आते। ना तो वो आधा और पूरा आ सकता है, महाप्राण, दो महाप्राण व्यंजनों को हम इस टाइप से नहीं लिख सकते। तो इससे का सही शब्द क्या है, रखा, ये होगा। जैसे एक शब्द अभी हम लेते हैं छज्जा। अब देखिए जय अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण आ सकते हैं, दो अल्प प्राण व्यंजन एक साथ आ सकते हैं, जबकि दो महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं आते। आप जानते हैं जैसे कै वर्ग को अगर हम देखें, कै, खे, गे, घे, णे, अगर इन्हें हम देखें तो ये अल्प है, ये महा है, ये अल्प है, ये महा है और ये अल्प है। तो दो अल्प एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, दो महा नहीं आ सकते। जैसे चे, छे, जय, तो जय क्या है, हमारा अल्प प्राण है। तो ये दो अल्प प्राण एक साथ आ सकते हैं, पर दो महाप्राण व्यंजन एक साथ का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। चलिए लास्ट इसमें टॉपिक हम करते हैं, जो वर्णमाला के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में और आज के पैटर्न पे पूछे भी जाने की संभावना ज़्यादातर है। शब्दकोश या साहित्यकोश, शब्दकोश या साहित्यकोश। चलिए शब्दकोश या साहित्यकोश के अनुसार अगर हमें लिखना है तो क्या क्रम रहता है, हमारी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का क्रम क्या रहता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे अयोग्यवहा शब्द आते हैं, अयोग्यवहा वर्ण आते हैं, उसके बाद स्वरों का नंबर आता है, उसके बाद व्यंजन आते हैं। मेरी बात आप समझिए, सबसे पहले अयोग्यवहा, फिर स्वर और फिर व्यंजन आते हैं। देखिए वास्तव में तो अयोग्यवहा दो होते हैं, पर इसमें आगत स्वर भी होता है एक। अयोग्यवहा में अंग और ये विसर्ग आता है, पर अगर ये आ आता है तो इसे भी हम पहले लेते हैं। और फिर इसके बाद हमारे स्वर आएंगे। स्वर आप जानते हैं ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और आओ। इसके बाद व्यंजनों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले शब्दकोश या साहित्यकोश के अनुसार अगर हमें कुछ लगाना है तो सबसे पहले अयोग्यवहा आएगा, उसके बाद स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आएगा। अब अयोग्यवहा तो वैसे दो ही है हमारे ये, पर ये आगत है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ इसका क्रम ये होता है, इसी क्रम से हम हमेशा इसी क्रम का अनुसरण करते हैं, किसमें, शब्दकोश या साहित्यकोश के अनुसार लगाने में। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। तो अगर व्यंजन की हम बात करते हैं
तो देखिए व्यंजन कैसे आएगा, व्यंजन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर अंत्यस्थ, अंत्यस्थ और फिर ऊष्मीय व्यंजन का क्रम होता है। तो स्पर्श आप जानते हैं जो 25 होते हैं, अंत्यस्थ में य, रे, ले और वे आते हैं, ऊष्मीय में से, श्रे, मूर्धन्य से और है आते हैं। तो ये क्रम हमारा होता है। तो ये इसी क्रम से हमें शब्दकोश के अनुसार लगाना होगा। और इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं और आगे वर्णमाला को फिर हम खत्म करते हैं। तो अयोग्यवाह स्वर, स्वर और व्यंजन, व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श आते हैं, फिर अंत्यस्थ का नंबर आता है और उसके बाद ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। एक बात और मैं आपको बताना यहाँ चाहता हूँ, इसके बाद देखिए साहित्य कोश के अनुसार ही पीछे क्वेश्चंस पूछा गया, कै वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो कै के बाद उसमें ऑप्शन दिए गए थे खे, गे, घे या छे। तो देखिए कै वर्ण के बाद शब्द या साहित्य कोश के अनुसार छ आएगा, ना कि खे आता है। खे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कै के बाद जो छ आता है, छ क्यों आता है? क्योंकि छ किससे बना है? कै प्लस से। तो देखिए क्रम ये होता है, कै क्षत्रिय वाला छ, शब्दकोश के अनुसार फिर खे आएगा। ऐसे ही तय, तय के बाद क्या आएगा? त्रय, तय के बाद क्या आएगा? त्रय। जय, जय के बाद क्या आएगा? ज्ञानी। से के बाद क्या आएगा? श्रेय। तो ये हमेशा याद रखना, वर्णमाला में अगर वो कहे कि साहित्य कोश या शब्द कोश के अनुसार कै वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क्षत्रिय वाला छ आएगा, ना कि खे आएगा। जय के बाद गे और तय के बाद त्रय आएगा, से के बाद श्रेय आएगा। ये कब आता है, कब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? जब आपसे पूछा जाए कि शब्द कोश या साहित्य कोश के अनुसार कै के बाद आने वाला वर्ण छ, जय के बाद कै, तय के बाद त्रय, से के बाद श्रेय आता है। चलिए एक लास्ट उदाहरण और हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि कैसे हम शब्द साहित्य के अनुसार, जैसे अंग्रेजी में हम अल्फाबेट के अनुसार शब्दों को लगाते हैं क्रम से कि नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, उसी टाइप से हम हिंदी में भी देखते हैं शब्द साहित्य के अनुसार कैसे। तो पहले थोड़ा लिखना सीखेंगे कैसे इन्हें लिखा जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया प्रेरणा, मेरा शब्द है प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा। तो इसे अगर हम लिखें, एक एक वर्ण इसका अलग करके लिखें, तो पहले पे, पे, रे, रे। अब रे कहाँ लगा हुआ है? खड़ी पाई में लगा हुआ, तो पूरा रे है, तो इसके साथ ए आएगा। प्रे, ए की मात्रा है तो ए आएगा। अब देखिए कभी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं आएगा। आप लोग कभी भी स्वर के नीचे, किसी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। प्रे, प्रे हो गया। अब क्या है? पूरा रे है तो रे प्लस ए हुआ, और फिर क्या है? अणे प्लस आ। तो इसका ये बनेगा पे, रे, ए, रे, ए, अणे, आ, प्रेरणा। चलिए ऐसे ही हम एक और शब्द लेते हैं प्रज्ञा, इसे भी लिखते हैं प्रज्ञा। तो इसका क्या होगा? पे, पे, रे, पे, रे। तो पे, देखिए यहां पे के साथ ए नहीं आएगा, क्योंकि पे में रे लगा हुआ है, तो पे आधा है, पे आधा है, तो पे। अब रे तो पूरा है, तो रे आएगा इस टाइप से, रे, ए। अब देखिए गे, इसका नंबर आया गे का, तो ये किससे मिलकर बना है? जे प्लस इया, और इसके नीचे हलंत लेंगे और प्लस क्या है? आ होगा। जैसे हम लिखते हैं, एक शब्द लेते हैं ज्योति, ज्योति, ज्योति। तो जय, तो ये आधा जय हुआ, प्लस यो शब्द है तो क्या आएगा? ये, इस पे मात्रा है स्वर की, तो क्या आएगा? ओ की मात्रा है तो ओ, जियो। और तय, तय प्लस मात्रा है ई की, ज्योति। जैसे हम एक शब्द और ले लेते, अंशिका, अंशिका, ए। अब देखिए यहां ए आया, अब इसके बाद ये आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा? से प्लस ई,
प्लस के प्लस आ। तो इस टाइप से हम इन शब्दों को लिख सकते हैं और इससे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। नया कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया इससे एग्जाम में। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रम लगाने का, कौन सा पहले आता है। तो प्रेरणा, प्रज्ञा, ज्योति, अंशिका, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। चलिए कुछ शब्द लेते हैं और उसे थोड़ा सा हम क्रम से लगाने की बात करते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया कर्म, क्या, कृत, कृत नहीं होता, कृत, सही उच्चारण क्या होगा इसका, कृत, री होता है ये, कृत, रे नहीं होता, कृत शब्द क्या है, कृत, कृत, कृत्रिम और क्रमिक। देखिए इसे अगर हम लिखें पहले तो सबसे पहले कर्म को लिखेंगे के प्लस ए। अब रे, रेफ वाला रे है तो आधा रे है तो रे, मैं पूरा है तो मैं प्लस ए आ गया। क्या को लिखें क्या तो आधा के ये और आ हुआ। कृत को लिखेंगे कृत तो के, री, ऋषि वाला है ये, री है ये, री, और ये हमारा क्या है स्वर, स्वर में क्या नहीं लगेगा, हलंत नहीं लगेगा, ते और ए। कृत्रिम इसे भी लिखते हैं ऐसे ही, के, री और ते, मात्रा है तो ई की मात्रा आएगी, नहीं, कृत्रिम तो रे प्लस ई प्लस में। क्रमिक तो क्या होगा, पहले के प्लस रे प्लस ए, मैं पे मात्रा है तो प्लस में प्लस ई, मी हो गया, और के है तो क्या होगा, के प्लस ए हो गया। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए जो एक से हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, ये सारे के तो कट गए। अब यहाँ ए, ये री, ये रे। अब इसमें ये जो है, ये जो वर्ण है इनके अनुसार हम लगाएंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या मिलेगा इन्हों में, ए। तो सबसे पहले क्या आया, कर्म। फिर हमारे पास क्या बचा, ये और ये। इसके बाद देखिए तो ये और रे, ये रे तो ये वाला पहले आता, रे बाद में आता, और इससे पहले भी क्या है, ये स्वर है तो पहले री आएगा। तो फिर क्या आएगा, अब इसमें इन दोनों में री तो एक सा मिल गया, अब इनों में एक सा क्या आएगा, तो ये तय भी एक सा मिल गया, पर यहाँ रे और ये ए। तो बताइए कौन सा पहले आएगा, ए। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कृत। तीसरे पे फिर क्या आएगा, कृत्रिम। अब बात आई किस किस की, एक तो हमारा क्या बचा और एक क्रमिक बचा। अब देखिए ये और रे, क्या पहले आता है, ये, तो फिर क्या आएगा, क्या, और लास्ट में क्या होगा, क्रमिक। तो इस टाइप से हम इसे लगा सकते हैं। एक बार फिर जो सेम है हमने पहले काट दिए, यहां नहीं कटे, तो ये देखा ए, ये, री और रे। तो पहले क्या आता है, ए वाला, तो ए वाला नंबर 1 पे आ गया। अब री में ये दोनों एक से मिले, ये भी एक से थे। अब यहां देखिए इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, ए। तो ए वाला, ये वाला दूसरे पे आ गया, ये तीसरे पे आ गया। अब कौन कौन से बचे, ये और ये। तो ये और रे, ये पहले आता है तो ये आ गया और फिर ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी वर्णमाला के अंतर्गत पूछे जाते हैं।